नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, एक शर्त पर गुजार दी हमने सारी जिंदगी। एक शर्त पर गुजार दी हमने सारी जिंदगी, जिसको अपना माना उसको कभी धोखा नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई, बोला भी है आपको, आपके सिलेक्शन तक ये सीरीज जारी रहेगी। और हर हाल में ना आपको पढ़ना है, अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए पढ़ना है, अपने भाई बहन के सपनों के लिए पढ़ना है। और कोई भी चीज बच्चों लाइफ में ना मम्मी पापा के, भाई बहन के सपनों से बड़ी नहीं होती। और कोई भी चीज है ना, मतलब आपको मतलब कभी हर्ट भी कर जाए ना, तो भी मतलब उस चीज को दिल में नहीं रखना है, शेयर करते रहना है, लेकिन ना लाइफ में पढ़ना जरूर है। क्योंकि औरों को ना मतलब आप लड़ के साबित नहीं कर सकते, झगड़ के साबित नहीं कर सकते। आपकी जॉब है ना औरों को जवाब दे सकती है। तो कभी भी लाइफ में ना आपको गलतफहमियां हो सकती है लाइफ में, लेकिन उनसे ना मतलब है उनको पहले शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ो और हर हाल में सफलता प्राप्त करनी है। तो कोई भी चीज लाइफ में ऐसी नहीं होनी चाहिए बच्चों जो आपको लक्ष्य से भ्रमित कर दे। जैसे मतलब है ना, गालिब कहा करते थे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही बहुत है मंजिल तक ले जाने के लिए। जॉब लगना है, हर हाल में लगना है, ठीक है। और चीजें है ना उनको एक बार थोड़ा सा साइड में रख के ना अच्छे से मेहनत करनी है। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। यानी जब इतिहास की शुरुआत हुई थी उस काल को क्या कहा जाता था। पूरा पाषाण काल कहा जाता था, मध्य कहा जाता था, लघु कहा जाता था, या नव पाषाण काल कहा जाता है। थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। इतिहास काल को ना बच्चों वैसे तो 3 भागों में बांटा गया था। एक था प्राग ऐतिहासिक काल, एक था आद ऐतिहासिक काल, और एक था बच्चों ऐतिहासिक काल। कौन सा काल था? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो था बच्चों जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो हमें केवल ना पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर जज कर सकते हैं। आद ऐतिहासिक काल वो था बच्चों जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला, उसको पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल वो था बच्चों जिसका लिखित साक्ष्य भी मिला और जिसको हम पढ़ा भी गया। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आ जाएगा जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आ जाएगी क्योंकि लिपि भाव चित्रात्मक थी, पढ़ नहीं पाई। और ऐतिहासिक काल में वैदिक और उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। वेदों को हमने पढ़ा भी और लिखा भी था किसी ने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आ जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल का टेन्योर 25 लाख से 10,000 तक रहेगा। 10,000 से 4,000 आदि ऐतिहासिक काल, और 4,000 से 1,000 ऐतिहासिक काल रहेगा। और इसकी वीडियो है ना बच्चों एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट बना रखी है, पहली वीडियो है, सारा का सारा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है, यहाँ तो आपको बता सकता हूँ। आगे प्राग ऐतिहासिक काल को भी आगे बांटा गया था। प्राग ऐतिहासिक काल का वर्णन रोबर्ट ब्रूस फुट ने किया था और उसको भी 3 भागों में। तो सबसे पुराना काल था उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया, बाद में ये लघु पाषाण काल तो था नहीं, बाद में नव पाषाण काल आया। तो इसका इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल किसका हिस्सा था बच्चों? प्राग ऐतिहासिक काल का हिस्सा था। और आपसे पूछे सिंधु सभ्यता किसका हिस्सा थी? आदि ऐतिहासिक, हड़प्पा भी आदि का। और आपसे वेद पूछे तो ऐतिहासिक काल आ जाएगा। तो अच्छे डिटेल से पढ़ोगे ना बच्चों, पढ़ने में भी मजा आएगा और सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। आगे आता है बच्चों, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। भीमबेटका कहां पर है? तेलंगाना में है? नहीं जी। अभी गोलकुंडा की खान है ना, पहले किसी टाइम में आंध्र प्रदेश में होती थी, यहां से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था, वो अब गोलकुंडा तेलंगाना में चला गया है। और तो भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से बच्चों ये एक ऐसी है भीमबेटका जिससे हमें ना पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले थे, पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के भी और नव पाषाण काल के भी यहाँ से
क्या मिले हैं बच्चों, हमें साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका से हमें क्या मिले हैं बच्चों, भित्ति चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, भित्ति चित्र, जो तीनों काल की ओर क्या करते हैं इशारा। तो भीमबेटका गुफा कहां पर रहेगी, तो भीमबेटका गुफा बच्चों मध्य प्रदेश में रहेगी। जैसे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ना तीनों कालों के हमें क्या मिले हैं औजार। नवपाषाणिक कालीन बस्तियां रहेगी, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर हो गया, कोल्डी हवा इलाहाबाद। वो बच्चों आप है ना एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट में ना मैंने एक 32 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, कहीं से भी क्वेश्चन आया ना एंशिएंट इंडिया का, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, देख लेना। और यहाँ पर आपको मैं वैसे रिवाइज करवा देता हूँ, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई बच्चे कहते हैं लेवल बढ़ाओ, लेवल बच्चों जो एसएससी पूछती है ना उससे ज्यादा लेवल नहीं होगा। किस काल युग में पत्थर के औजारों को सबसे पहले पाए गए थे, नवपाषाण काल में, लघु पाषाण काल में, पूरा पाषाण, मध्य। तो पत्थर के औजार है ना बच्चों सबसे पहले पूरा पाषाण काल में प्रयोग हुआ था। और इस काल का मुख्य औजार क्या होता था बच्चों, कुल्हाड़ी होती थी। अब आप कहोगे सर लोहे की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, तो बच्चों ये कुल्हाड़ी कैसे होती थी, पत्थर की बनी होती थी। और मध्य पाषाण काल में ना वो तीर कमान का प्रयोग करते थे, और तीर कमान के साथ है ना वो भाले का भी क्या करने लग गए, प्रयोग करने लग गए। और पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे एक्रोलिथ होते थे, बड़े पत्थर के होते थे। और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म हथियार होते थे। और जो भी आधुनिक वेपन है वो नव पाषाण काल में आ जाएंगे, इस बात का याद रखना। तो हम जाएंगे किसके साथ, पूरा पाषाण काल के साथ जाएंगे। आगे बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको करवा देता हूँ। आगे आता है बच्चों सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां खालिस्तान थी। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के घरों की, ये देखो एसएससी एफसीआई दोनों के एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चौड़ी और सीधी थी, फिसलन वाली थी, तंग और मेली थी, तंग और टेढ़ी थी। तो बच्चों ये चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी। और सड़कें है ना बच्चों वो ऐसी थी, एक दूसरे को ना सड़कें क्या करती थी बच्चों, समकोण पर काटती थी। और सड़क किनारे जो घर होते थे ना बच्चों, वो ना मेन है उनके दरवाजे है ना मेन गेट की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। कारण क्या था, ताकि बच्चे है ना वो मेन सड़क की ओर ना जाकर पीछे गलियों की ओर। इसमें बच्चों हमारे यहाँ जब कहते हैं ना बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के दिमाग में अक्सर क्वेश्चन आता है, सर जब सिंधु सभ्यता के लोग जो पुरानी थी उसके लोग तो पक्की मकानों में रहते थे, और वैदिक सभ्यता वाले लोग है ना वो झोंपड़ियों में रहा करते थे। तो बच्चों हमारे सभ्यता का कालक्रम उल्टा है। पहले जो सभ्यता आई थी ना उसमें लोग ज्यादा एडवांस थे, और जो बाद में सभ्यता आई है ना बच्चों उसमें लोग क्या थे, कम एडवांस थे। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बस आपको ना कंसेप्ट की क्या होनी चाहिए। जिस दिन आपको ना कंसेप्ट की सारी नॉलेज हो जाएगी ना उस दिन कोई भी चीज आपको मतलब इरादे से आपके जॉब लगने से हटा नहीं सकती। और यहाँ पक्की गली है ना सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी। तो इस बात का बच्चों हमें हर हाल में ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी गई। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, फारस सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना बच्चों वो अपने किसके लिए जानी गई, नगर नियोजन के लिए जानी गई। और यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी, विशाल सनागार मिला है, विशाल अनागार मिला है। तो यहाँ के लोग है ना बच्चों बड़े सुलझे हुए लोग होते थे, युद्ध प्रेमी नहीं होते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता से हमें इतने ज्यादा औजार नहीं मिले हैं। नाचती हुई नर्तकी मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से तो इस बात की ओर इशारा करती है कि ये डांस के क्या होते थे बच्चों, संगीत प्रेमी होते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगी। मिस्र की सभ्यता, ये बच्चों आपको वैसे वीडियो डाल रखी है मिस्र की सभ्यता, देख लेना। आपका जो कोर्स चल रहा है ना धुरीना पे, उस पे मेसोपोटामिया, फारस इनके सभ्यताओं की वीडियो मिल जाएगी। अच्छा लगे तो वो जीके पे प्रदीप सर का ना धुरीना पे कोर्स है, उसमें कंप्लीट हरियाणा जीके, कंप्लीट इंडिया जीके, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न प्लस मतलब आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारा का सारा है ना वो हरियाणा की सारी वीडियो, इंडिया की सारी वीडियो, वो बच्चों 499 रुपए का कोर्स है, देख लेना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आता है बच्चों आगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। तो बच्चों ये तो ना थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है वैसे टाइपिंग। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में, हड़प्पा है ना वो तो रावी नदी के किनारे है,
और मोहनजोदड़ो आपका होगा ना वो सिंधु नदी के किनारे होगा। किस नदी के किनारे होगा? सिंधु नदी के किनारे होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। तो इसमें क्या रहेगा? थोड़ा सा अपवाद रहेगा, लेकिन आपको याद करना है। तो इसमें ना रावी नदी, इसमें सिंधु नहीं है ना, तो हम रावी नदी के साथ जा सकते हैं। तो बच्चों अगर सिंधु होती ना तो एग्जामिनर को यहाँ पर हमें ग्रेस देनी भी पड़ सकती थी। ठीक है, पाकिस्तान में ज्यादातर है ना वो सिंधु नदी के किनारे मिलेंगे। ठीक है, हड़प्पा केवल रावी नदी के किनारे था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे कौन सा रहेगा? मोहनजोदड़ो। मैंने बताया था हड़प्पा है ना वो केवल रावी नदी के किनारे है, बाकी पाकिस्तान से मिले वो सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो है ना बच्चों, ये सिंधु सभ्यता है ना कितने देशों में पाई गई है? भारत, पाकिस्तान में पाई गई है और अफगानिस्तान में पाई गई है। और इसके ना सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो रहेगा, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में पहले राखीगढ़ी को बड़ा माना जाता था, लेकिन जब से धोलावीरा से ना एक खेल स्टेडियम मिला तो धोलावीरा अब बड़ा हो जाएगा। कालीबंगा से काली चूड़िया मिली है। लोथल एक बंदरगाह होता था, जो सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? लोथल। आगे आता है बच्चों सिंधु घाटी के सिंधु सर सही दिख रहे हैं क्वेश्चन देखना। सिंधु घाटी की लिपि कौन सी होती थी? तमिल होती थी, खरोष्टी होती थी, ब्राह्मी होती थी या अज्ञात होती थी? आप जाओगे सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि अज्ञात होती थी। अज्ञात ना आए तो बच्चों भाव चित्रात्मक होती थी। कौन सी होती थी? भावों से ही पता चलता है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने कहा है आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता थी बच्चों जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि लिपि क्या थी? अज्ञात थी या भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में यू आकार के अक्षरों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। जैसे सम्राट अशोक के अभिलेखों को 1750 में पादरी पेंथलर ने खोजा। पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेप ने था ना, बहुत बाद में जाकर पढ़ा था। तो ये चीजें ना आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम में ना बच्चों इन चीजों से क्वेश्चन आएगा। तो ये लिपि अज्ञात है, भाव चित्रात्मक है। सम्राट अशोक के अभिलेख है ना वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी और ग्रीक और आरमाइक लिपि में थे। ग्रीक और आरमाइक लिपि में सम्राट अशोक के क्या होते थे? अभिलेख होते थे। इस बात को हमें ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे बच्चों का वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हर हाल में आपको जॉब लगना है बच्चों, हर हाल में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो रेगिस्तान का टीला नहीं, नदी मुख भूमि का टीला, जीवन का टीला या मृतकों का टीला? ये तो बच्चा भी जवाब दे देगा ना। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की दो संयुक्त राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। किसका टीला कहा जाता है? इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों। आगे आता है मोहनजोदड़ो है ना में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये देखो एसएससी एफसीआई का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नागार, सहस्त्रन हॉल, 2 मंजिला मकान या धान्यगार? तो बच्चों ये विशाल धान्यगार, इसको ना क्या बोला जाता है? धान्यगार को ना इसमें ना क्या होता है? अनाज रखा जाता था। स्नागार तो ग्रेट बात बोलते हैं। और ये ना सिंधु सभ्यता के लोग बच्चों इससे आइडिया लगा सकते हो आप, लड़ाई नहीं करते थे क्योंकि नहाने के लिए विशाल स्नागार था, अनाज रखने के लिए संयुक्त रूप से विशाल धान्यगार था। तो ये धान्यगार क्या था बच्चों? सबसे बड़ा होता था। सिंधु सभ्यता में ना सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा, विशाल क्या होता था? धान्यगार होता था। तो ये स्नागार और धान्यगार दोनों सिंधु सभ्यता से हमें मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। तो ये याद कर लेना, उसे मृतकों का क्या कहा जाता था? टीला कहा जाता था। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में जरूर आएंगे बच्चों, इतना पता है। ठीक है, आगे आता है थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? मूर्ति के द्वारा, पीपल वृक्ष के द्वारा, बौद्ध मठ के द्वारा, अशोक मौर्य का रुद्र, ये इंपॉर्टेंट है, रुमनी देही स्तंभ। तो बच्चों अशोक मौर्य का ना
क्या है, रुमनीदेही स्तंभ से पता चलता है कि सम्राट अशोक का जन्म 563 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पीपल के पेड़ के नीचे तो बच्चों बाद में बात है ज्ञान की प्राप्ति। और बौद्ध मठ में ना सम्राट अशोक के क्या रहे, वो महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। तो अशोक का मौर्य का रुमनीदेही स्तंभ से ना इसे महात्मा बुद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों क्वेश्चन बनेगा। और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया ना, आपको उस क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। आगे आता है बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था, कुरु, कुरु से तो कुरु जनपद हो गया, मौर्य से सम्राट अशोक आ गए, ज्ञात्रिक या शाक्य मुनि। तो ये देखो एसएससी स्नातक स्तरीय टायर 1 में आया था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे, महात्मा बुद्ध का संबंध बच्चों शाक्य वंश से था। और महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता था, शाक्य मुनि कहा जाता था। और जो महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी का जो 500 इंपॉर्टेंट है बच्चों, महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्रिक कुल से था। महावीर स्वामी का संबंध किस कुल से था, ज्ञात्रिक कुल से था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। आगे है प्रथम बौद्ध परिषद, यहाँ प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ, प्रथम बौद्ध संगति वैशाली में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई, थोड़ा लिख देता हूँ, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, कुछ किताबें 255 बताती है, वैसे 250 ईसा पूर्व हुई थी। और ये 78 ईस्वी में हुई। पहली बच्चों हुई थी राजगृह में, कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी गुरुजी, आजाद शत्रु के टाइम में हुई थी। दूसरी बच्चों 383 वाली वैशाली में हुई थी, काला शोक के टाइम में हुई थी, काला शोक के टाइम में हुई थी। तीसरी 250 ईसा पूर्व या 55 में पाटली पुत्र में हुई थी, ये सम्राट अशोक के टाइम में हुई थी। और चौथी कश्मीर में हुई थी बच्चों, और कश्मीर में ना ये किसके टाइम में हुई थी, ये कनिष्क के टाइम में हुई थी। महायान हीनयान में बन जाता है बाद में। ये कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर में हुई थी। ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है, ये लिस्ट याद कर लेना। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में हुई थी। ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में भी आएगा। आगे आता है बच्चों यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो बच्चों यूनानियों को भारत से ना चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। 305 ईसा पूर्व है ना, इसका एक युद्ध होता है बच्चों, सेल्यूकेस निकेटर के साथ युद्ध होता है और इसको चंद्रगुप्त मौर्य जीत लेता है। बाद में सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना की शादी है ना चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और काबुल कंधार इनको प्राण दे देता है, बदले में ये इनको हाथी दे देते हैं। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने ना यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। और चाणक्य इनका जो गुरु होता था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु पूछा जाएगा कौन होता था, चाणक्य होता था। कौन होता था बच्चों, चाणक्य होता था। ये पेपर में आएगा बच्चों। आगे आता है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, तो काशी में गुजारे थे। काशी की कैपिटल वाराणसी, उज्जैनी, अवंती की उज्जैनी, पाटलिपुत्र ये, और सवर्ण पाटलिपुत्र तो उदयन ने बसाया था, ये आता है। और इसको आधुनिक टाइम में पटना कहा जाता है। और इसने अपने अंतिम टाइम श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। ये कहाँ पर होता था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ना इसने अपना अंतिम, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे बच्चों, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या गुजारे थे, अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे, कर्नाटक के। और उन्होंने ना जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने भद्रभाहु से ली थी। और जैन धर्म में ना एक सांख्य प्रणाली होती है बच्चों, जब ये मरते हैं ना तो अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम टाइम में जब इनके अकाल पड़ा तो इन्होंने उपवास है धारण कर लिया। तो ये एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। अब बच्चों जो भी क्वेश्चन आए ना बच्चों याद कर लेना, वो एग्जाम में आगे एक बार आ गया ना तो एचएसएससी दोबारा भी पूछेगी। आगे आता है बच्चों चंद्रगुप्त
मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन होता था बच्चों? बिंदुसार होता था। बिंदुसार का बेटा पूछे तो अशोक होता था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, ये तो बच्चों गुप्त वंश में चला जाता है। और बिंबिसार है ना, ये बिंबिसार ये हर्यक वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन होता था? बिंदुसार होता था, जिसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी का सम्राट अशोक को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा होता था। और बिंबिसार हर्यक वंश, इसके ही बेटे उदयन ने इसकी मार कर किसको बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। आगे आता है बच्चों, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहां पर हुई थी? उज्जैनी, तक्षशिला, पुष्कलावती या राजगृह। तो बच्चों बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए ना बिंदुसार ने सुसीम को भेजा। और सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल हुआ। फिर विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाता है? सम्राट अशोक को भेजा जाता है। और फिर 272 ईसा पूर्व सम्राट अशोक है ना, अपने मंत्री राधा गुप्त की सहायता से ना किसको मरवा देता है? तो अपने मंत्री की सहायता से ना ये सुसीम की सर्विस करवा देता है। और बाद में 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक होता है। और 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक कलिंग युद्ध लड़ता है। और कलिंग को सम्राट अशोक से पहले ना महापद्मानंद ने जीता था। तो ये था हमारा कौन सा आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और बच्चों बेशक है ना वीडियो को अनलाइक कर दिया करो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। कल हम है ना आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं तो आपसे यही कहूंगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनों और अपनों का ख्याल रखना। और कोई भी जीवन में कठिनाई आए, स्टडी से दूर मत हो जाना। जिस दिन आप स्टडी से दूर हो जाओगे ना, उस दिन कोई आपकी इज्जत करने वाला नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।